बराबर। मेरी इसमें है ना ये। हाँ ठीक है, जान दो अभी आप। सो कॉन्सेंट्रेट करना। ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे हमें चार्जेस लेना है। चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। सो बेसिकली स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ऐसे चार्जेस जो नॉन मूविंग है। ठीक है, तो नॉन मूविंग, क्योंकि चार्ज मूव होने लगा लगा तो करंट बनता है। तो हमें ऐसा चार्ज नहीं मतलब हमें करंट की स्टडी नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि मूविंग चार्ज करंट बनाता है। तो हमें ऐसे चार्जेस का स्टडी करना है जो चार्जेस रेस्ट पे है, नॉन मूविंग चार्जेस, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आया? इस वर्ड का मीनिंग क्लियर है आपको? दैट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। पहले तो चार्ज को डिस्कस करते हैं। ऑल्दो आप लोग चार्ज ऐसी चीज है कि आप लोग 8 9 10 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता है कि चार्ज जो है वो ऐसा इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? चार्ज इंडिविजुअली क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम बोलोगे ना ये चार्ज है, नहीं है। चार्ज किसी के पास होता है, कोई कैरियर चाहिए चार्ज को कैरी करने के लिए, राइट। तुम बोलोगे मतलब बोलना क्या है आपको? बोलना मुझे ये है कि जैसे एनर्जी इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करती, ठीक है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट क्या है? एक एनर्जी, और एनर्जी सन से लेके अर्थ तक इंडिपेंडेंटली आ रही है, मतलब उसको कोई लेके आने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे मैकेनिकल वेव के बारे में बोलोगे, साउंड वेव या ट्रांसवर्स वेव, तो उनको तो आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत है, कैरियर की जरूरत है, ठीक। बट ये जो सनलाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जो एनर्जी है वो स्टैंड अलोन ट्रेवल करती है। स्टैंड अलोन का मतलब समझता है ना, सेपरेटली जस्ट एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। बट अगर तुम मुझे बोलोगे जस्ट चार्ज ट्रैवल कर सकता है, तो जस्ट चार्ज कुछ है ही नहीं। चार्ज किसी के पास है, राइट। चार्ज किसके पास है? तो चार्ज है पार्टिकल के पास, ठीक है। सो पार्टिकल के पास चार्ज है। और आपको पता है कि कॉमन पार्टिकल कौन है जो जो चार्ज कैरी करते हैं? तो एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के पास आप सब जानते हैं माइनस ई चार्ज है, विच इज निगेटिव ऑफ 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास। और प्रोटॉन के पास प्लस ई चार्ज है, विच इज प्लस 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम। व्हाट इज ई? इज ई इज बेसिकली 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम। बार बार 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम हमें लिखना ना पड़े, बोलना ना पड़े, इसलिए आप लोग ई बोलते हो, राइट। सो इलेक्ट्रॉन हैज माइनस ई चार्ज, प्रोटॉन हैज प्लस ई चार्ज। तुमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, जस्ट चार्ज होता, तो हम लोग बोलते हैं चार्ज स्टैंड अलोन एग्जिस्ट करता है। स्टैंड अलोन मतलब हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके पास खाली चार्ज है, राइट। बट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक तो पार्टिकल है, वो तो खुद एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, कौन? चार्ज, राइट। सो चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज किसी पार्टिकल के पास होता है। एंड द मोस्ट कॉमन पार्टिकल विच हैज चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उनका चार्ज जो है वो ऑपोजिट इन नेचर है। ऑपोजिट इन नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और प्रोटॉन का जो चार्ज है, उनका बिहेवियर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। और जब भी आपको ऑपोजिट चीजें शो करनी होती है, आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव का हेल्प लेते हो। सो आपने उस तरीके से प्रोटॉन को प्लस दे दिया और इलेक्ट्रॉन को माइनस दे दिया, बट दोनों का चार्ज वैल्यू में बिल्कुल सेम है। अगर चार्ज की वैल्यू देखोगे तो 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम है, और इसका भी चार्ज 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम है, बट बिहेवियर में अपोजिट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है मेरे। तो वापस से चार्ज किसके पास है? तो चार्ज इज possessed by a particle. The most common particle are electron and proton. तुम बोलोगे न्यूट्रॉन का क्या है? तो सब जानते हैं न्यूट्रॉन चार्जलेस है, ठीक है, वो चार्जलेस पार्टिकल है। तुम दिमाग में जा रहा है ये, राइट। ये न्यूट्रॉन कौन सा पार्टिकल है? चार्जलेस, राइट। बट इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन भी क्या है? चार्ज पार्टिकल। सो चार्ज पार्टिकल। क्लियर है यहां तक? ओके। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां तक क्लियर है अभी यहाँ पे? अच्छा, अब एकदम बेसिक बात करते हैं कि जो हमारे अराउंड जो कोई भी एक सब्सटेंस है,
एनी सब्सटेंस, राइट, जिसको आप लोग 9-10 में बोलते थे एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, राइट। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, तो आपको पता है कि कोई भी जो भी तुम्हारे तुम्हारे हाथ में पेन है, नोटबुक है, तुम्हारा अपना शर्ट है, या फिर जो भी कपड़े है, या फिर आपके बाल है, आपकी बॉडी है, एनीथिंग, एनीथिंग अराउंड यू इज बेसिकली व्हाट, मैटर, राइट। मैटर क्या है, बेसिकली मैटर क्या है? तो मैटर बनता किससे? तो आपको पता है, आप बोलोगे सर मैटर बनता है पार्टिकल से, या फिर आप में से कोई बोलेगा मॉलिक्यूल से बनता है, राइट। सो पार्टिकल बन मतलब मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स को अगर आप एक साथ जमा कर दोगे तो क्या बनता है, मैटर। बट अगर मैं तुमको ये बोलूं कि पार्टिकल किससे बने हुए, मॉलिक्यूल किससे बने हुए, तो आपको आपका आंसर आएगा सर एटम्स, आया ना। तो एटम से बने हुए कौन, बोलो, पार्टिकल्स। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा भाई एटम भी तो किससे से तो बना हुआ है, तो एटम किससे बनता है, तो एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके। उसमें से इलेक्ट्रॉन के पास प्लस ही चार्ज है, प्रोटॉन के पास, सॉरी, ये माइनस ही चार्ज है, इसके पास प्लस ही चार्ज है, और इसका चार्ज बिल्कुल ही क्या है, जीरो है, राइट। सो व्हाट आई वांट टू से इज, इफ यू कंबाइन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यू गेट एन एटम। If you combine lots of atom, you get molecule, and you combine lots of molecule, you get matter. तो आपका पेन किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरा पॉइंट इतना सा ये कि हर एक सब्सटेंस में क्या होते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपके हाथ में जो बुक है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, ठीक। अच्छा, आपके हाथ में पेन है, आपकी खुद की बॉडी है, तुम खुद भी किससे बने हो, एक तुम्हारी बॉडी किससे बनी हुई है, तुम्हारे हाथ किससे बने हुए, राइट। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, तुम में से कोई बोल सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किससे बने हुए, मतलब वो फर्दर डिविजिबल है क्या? तो वो अनऑफिशियली मैं बोल सकता हूं कि वो फर्दर डिविजिबल है, ठीक है। वो बनते हैं कॉर्क्स से, क्या है, कॉर्क्स। इनके ऊपर अभी स्टडी चल रहा है। कॉर्क्स जो है उनके पास E/3 और 2E/3 ऐसा चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, E/3 और 2E/3, सो दैट तुम अगर तुमको ऐड करो, ये दो तरीके के कॉर्क होते हैं, तो E/3 और 2E/3 अगर उनको ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, और E प्लस 2E कितना हो जाएगा, 3 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आएगा किससे, ई। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किससे बनते हैं, बोलो, कॉर्क से बनते हैं, राइट। बट ये जो कॉर्क्स है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अभी स्टडी चल रहा है, वो एक प्रॉपर हम लोग इसके ऊपर नहीं पहुंचे, एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आए हुए कि एग्जैक्टली इनके बारे में और कुछ बहुत समझना बाकी है। इसलिए तुम लोग एज एन सिलेबस तुम्हारे लिए फिलहाल सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आपको पूछा गया कि एटम डिविजिबल है क्या, आप बोलोगे यस, एटम एटम डिविजिबल है एंड वी गेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अगर आप आपसे ये पूछेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर डिविजिबल है क्या, तो प्रेजेंटली तुम्हारा आंसर नो रहेगा, राइट। बट याद रखना कि कभी ना कभी आगे बढ़ के ये आने ही वाला है, राइट। क्वार्क्स की जो स्टडी है वो आने ही वाली। बट ये जो मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, राइट। और दो तरीके के क्वार्क्स है, एक है जिसके पास E/3 चार्ज है, दूसरा है जिसके पास 2E/3 चार्ज, राइट। दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों टाइप के क्वार्क्स को ऐड करोगे तो आपको E चार्ज मिलता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है या फिर एक प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। बट एनीवेज आपके लिए ये फिलहाल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। अच्छा, बट ये मैं तुम्हारे साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप ये समझो कि आपकी बॉडी बनती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, मतलब तुम्हारे बॉडी में फिलहाल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे बॉडी में क्या है, प्रोटॉन्स है, तुम्हारे बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है। So there are some particle in your body has negative charge. There are some particle in on your body or in your body which has positive charge. तो मतलब बेसिकली तुम्हारे बॉडी के अंदर चार्ज है, तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या है, चार्ज है। बट तुम्हारी बॉडी का नेट चार्ज कितना है, इंडिविजुअल चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, तो किसी भी बॉडी का नेट चार्ज 0 होता है। फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी नेट चार्ज कितना होता है, बोलो, 0। ओके, क्यों ऐसा होता है? तुम बोलोगे आप अभी तो बोल रहे थे कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बॉडी के अंदर प्रोटॉन है, और चार्ज अभी 0 बोल रहे हो। अरे भाई, मैं चार्ज 0 नहीं बोल रहा हूं, मैं नेट चार्ज 0 बोल रहा हूँ। नेट चार्ज क्यों 0 होता है?
तो तुम लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग जनरली किसी भी बॉडी को देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे बॉडी की बात करूं या मेरे बॉडी की बात करूं या फिर इस पेन की बात करूं या फिर इस माइक की बात करूं, राइट, किसी भी सब्सटेंस की बात करूं, तो उसमें अगर 10 प्रोटॉन है, लेट्स से 10 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, प्लस 10 ई। तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, राइट। सो प्लस 10 ई माइनस 10 ई, और टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 0, राइट। सो किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से मतलब चार्ज है, बट अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करने जाओगे तो वो कितना निकल के आता है, 0, बिकॉज जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ऐड करने जाते हो तो टोटल कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। सो इस तरीके से आप किसी भी बॉडी को चार्जलेस मान सकते हो, बॉडी को। बट आप ये बोलोगे कि बॉडी के अंदर इंडिविजुअल चार्जेस नहीं, तो गलत है। बॉडी के अंदर इंडिविजुअल चार्जेस है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, और क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 है क्या, नहीं। क्या प्रोटॉन का चार्ज 0 है क्या, नहीं। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के पास चार्ज है बॉडी के अंदर, बट बॉडी के पास एज अ होल क्या नहीं है, चार्ज नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, एज अ होल चार्ज ना होना, क्लियर है। ये कुछ ऐसा हुआ कि इधर 15 गर्ल्स बैठी हुए, 15 बॉयज बैठे हुए, बराबर है। 15 गर्ल्स के पास प्लस ई चार्ज, 15 बॉयज के पास माइनस ई चार्ज, एंड व्हाट इज टोटल चार्ज, तो प्लस 15 ई माइनस 15 ई, टोटल चार्ज इज 0। बट इंडिविजुअली चार्ज तो है ना, हर एक के पास प्लस ई चार्ज है या हर एक के पास क्या है, माइनस ई चार्ज है। तो इंडिविजुअल चार्जेस है, टोटल चार्ज नहीं है, राइट, क्लियर है। अच्छा, टोटल चार्ज होता तो क्या होता, शॉक लगता, राइट। टोटल चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज 0 ही मिलती, क्लियर है। यहां तक समझ में आया अभी, ओके आगे बढ़। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सो हमारे अराउंड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको अगर हम लोग आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या चार्ज मिलता है, राइट। तो जैसे कि ग्लास रॉड है, ठीक है, या फर है, ठीक है, या सिल्क क्लोथ है, अगर आप इनको आपस में रब करते हो तो आपको एक चार्ज डेवलप होता दिखता है। तुम बोलोगे सर चार्ज डेवलप होते हुए दिखता है, हमें तो नहीं लगता है। तो बड़ा सिंपल है, आप अगर ड्राई हेयर में से कॉम को अगर घुमाते हो और उनको वो कागज के टुकड़ों के पास पकड़ते हो, तो कागज के टुकड़े तो उस कॉम की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, राइट। वो इसलिए होता है कि किसी एक के पास नेगेटिव चार्ज आया और किसी एक के पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, वो इसीलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तुम बोलोगे ऐसा क्यों होता है, बट कि ये चार्ज आता है, ये आप समझ में नहीं आया सर, आपको बोलना क्या है। सो बड़ा सिंपल है। सपोज मेरे पास एक, सपोज मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, हाँ, बट ये समझाने के पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा बेसिक्स कितना अच्छा है। क्योंकि मुझे चार्ज समझाने के पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों होते हैं वो समझो। आपको ये पता है ना कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास कोर में एक न्यूक्लियस, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स भी होते हैं न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। और वो उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, डिपेंड करता है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा मोशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या किसी और तरीके का मोशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो। ये बिल्कुल मून जैसा है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व ही होगा, बिकॉज मून के ऊपर अर्थ ने क्या लगा के रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको घुमाता रहता है, ओके। वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा के रखा है, जो इस चैप्टर में आप लोग कुछ देर के बाद पढ़ोगे, उसका नाम है कूलम फोर्स। जब तक वो फोर्स इस चार्ज के ऊपर है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज या न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, और दो चार्ज के बीच के फोर्स को हम लोग कूलम फोर्स बोलते हैं। वो न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब तक वो फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व ही करता रहेगा, ओके। वन मोर थिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट खुद से अपना मोशन डिसाइड नहीं कर सकता, उसको कोई और कंट्रोल करता है, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो निगेटिव है। दोबारा सुन लो, अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट खुद का मोशन खुद नहीं डिसाइड कर सकता, उसका मोशन कोई और डिसाइड करता है,
तो सच पार्टिकल हैज नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज अगर उसके पास एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती, तो वो अपने मर्जी से कहीं पे भी जाता। जैसे हम लोग है, अगर मुझे यहाँ से उठ के बैठना, कहीं और बैठना है, तो आई कैन डू दैट। एरोप्लेन है, अगर उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो जा सकते, बिकॉज उसके पास क्या है, एनर्जी है, ओके, पॉजिटिव एनर्जी। बट अगर मैं इस बेंच को बोलूं कि भाई तू उठ के यहां से वहां जा, तो ये तुम बोलोगे सर नॉन लिविंग थिंग है, कैसे जाएगा, राइट? तो मून कौन सा लिविंग थिंग, ठीक है? सो मून, अच्छा मून के पास भी नेगेटिव, मून के पास भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मून का जो मोशन है वो किसने कंट्रोल किया हुआ है, अर्थ ने। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड की बात कर लेते, तो वो तो एक 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 गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाते हैं, मतलब इतना दूर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो कौन सी लिविंग थिंग, तो वो कैसे मूव कर पाते हैं, राइट? इधर नॉन लिविंग और लिविंग की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है एनर्जी की। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो यू कैन डिसाइड योर ओन मोशन, और आपके पास अगर निगेटिव एनर्जी है तो आपका मोशन कोई और डिसाइड करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस, राइट? तो इस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज रहेगा न्यूक्लियस से उतना एनर्जी वो निगेटिव में ज्यादा रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ये क्लोज है न्यूक्लियस के, तो ये इसका एनर्जी -10 जूल है मान लो, तो इसका एनर्जी -3 जूल रहेगा, बिकॉज वो उससे थोड़ा दूर है, राइट? सो बट एनी इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ नेगेटिव एनर्जी, राइट? और इसका प्रूफ है, आपको प्रॉपर प्रूफ है किस चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, मोस्टली चैप्टर नंबर 5, वहां पे आप लोग सैटेलाइट को पढ़ोगे, राइट? सैटेलाइट व्हाट इज एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। एंड जब तुम सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालोगे तो यू विल सी कि सैटेलाइट का टोटल एनर्जी नेगेटिव है। ऐसा क्यों? बिकॉज सैटेलाइट का मोशन कौन डिसाइड कर रहा है, अर्थ। सैटेलाइट अपने अपने हिसाब से तो मूव नहीं कर सकता। सो एनी ऑब्जेक्ट जिसका मोशन कोई और डिसाइड करता है, सच ऑब्जेक्ट possess which energy, नेगेटिव एनर्जी। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव एनर्जी। नाउ आई वांट दैट इलेक्ट्रॉन टू बी फ्री, मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करूं, राइट? बिकॉज जब तक वो फ्री नहीं होगा तब तक वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहेगा। तो अगर मैं, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसको कम से कम +3 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं उसकी एनर्जी निगेटिव ना रहे। क्यों? जब तक एनर्जी निगेटिव रहेगा तब तक उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। जैसे उसकी एनर्जी निगेटिव नहीं रहेगी, तुम बोलोगे निगेटिव नहीं रहेगी मतलब कितनी रहेगी, 0 या पॉजिटिव, तो उस मोमेंट पे उसको न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मुझे मिनिमम इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +3 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस। तो तुम बोलोगे सर कौन कंट्रोल करेगा, मैं बोलूंगा कोई नहीं कंट्रोल करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री। समझ में आ रहा है क्या? बट तुम बोलोगे सर +3 जूल से ज्यादा एनर्जी दी तो मैं बोलूंगा बेटर है, उसके पास +1 जूल एनर्जी हो जाएगी टोटल। अब वो अपने मर्जी से जहां चाहे वहां मूव हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो मिनिमम कितनी एनर्जी दो, बोलो मिनिमम, जितनी नेगेटिव में है उतनी एनर्जी दो पॉजिटिव में, मतलब टोटल कितनी बन जाए, 0, या फिर 0 से ग्रेटर, बट 0 से कम नहीं होनी चाहिए। टोटल एनर्जी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव है तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या नहीं बन पाएगा, फ्री नहीं बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री बनने के लिए क्या देनी पड़ती है, हाँ, एनर्जी। सवाल उठता है ये एनर्जी कौन देता है, तो वो हमारा सराउंडिंग देता है। तुम बोलोगे सराउंडिंग कैसे देता है, अरे सराउंडिंग में हीट है, क्या है, एंड व्हाट इज हीट, एनर्जी। ये एनर्जी किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को। तुम बोलोगे कैसे इलेक्ट्रॉन को मिलती है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, मोर पार्टिकल, एटम, और अल्टीमेटली व्हाट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब तुम बोलते हो कि मैटर को हीट मिल रही है, जैसे आपने सनलाइट में कोई चीज रख दी तो उसको क्या मिलेगी, हीट। तो वो एनर्जी अगर मैटर को मिल रही है मतलब किसको मिल रही है, मतलब किसको मिल रही है, मतलब किसको मिल रही है। और जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी उनकी टोटल में, अगर उनकी एनर्जी निगेटिव, जितनी उनकी निगेटिव है उतनी एनर्जी उनको पॉजिटिव में मिल गई, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि अगर +3 जूल नहीं मिला, +4 जूल मिला तो इधर +1 जूल हो जाएगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो तुम लोग 9-10 में जब पढ़ते थे कि कंडक्टर्स है ना, मेटल्स, मेटल्स हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बोलते थे ना आप लोग ऐसा। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ यही से तो आए। ठीक है, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, अच्छा मेटल और
मतलब मेटल और बाकी जो है इंसुलेटर्स जिसको आप लोग बोलते हो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, राइट। अगर मैं प्लास्टिक का एक टुकड़ा लूं और एक मेटल का टुकड़ा लूं, राइट, तो प्लास्टिक इज सपोज टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल इज सपोज टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और तुम्हारा जो रबर है उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है, राइट। दोनों को अगर सनलाइट में रखोगे आप लोग, दोनों को, तो हीट तो दोनों को मिलने वाली है, रबर को भी मिलेगी और मेटल को भी मिलेगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो मेटल में भी होने चाहिए और रबर में भी होने चाहिए। तो कहानी ये है कि रबर के जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी नजदीक होते हैं। इंसुलेटर्स जो सब्सटेंस है ना, उनके इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस के बहुत क्लोजर होते हैं। वापस से, जो भी इंसुलेटर सब्सटेंसेस है, जितने भी इंसुलेटिंग टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है दे आर वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। व्हेन यू आर वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, आपको फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए। बट इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन काफी दूर होते हैं किसके, न्यूक्लियस से, इसलिए फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है। दैट इज वाई मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है। क्लियर है। तो इतना सब हमारा डिस्कशन हुआ है। यहां से आउटकम क्या लेना है, आउटकम ये लेना है कि इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। बट व्हेनेवर वी प्रोवाइड एनर्जी टू देम दे कैन गेट फ्री एंड वो फिर उस सब्सटेंस के अराउंड रिवॉल्व होते रहेंगे। बराबर है। ओके, चलो यहां तक दिमाग में गया अभी। अब मैंने एक सब्सटेंस लिया, सपोज मैंने एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिया, जैसे कोई मैंने एक मटेरियल लिया, सपोज मैंने एक कोई मेटल का रॉड ले लिया, राइट। अब आपको पता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज 0 है। क्यों? क्योंकि जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स है उतने उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बट टोटल चार्ज इसका कितना है बोलो, 0 है। बट आपको पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या होते हैं, फ्री। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसको रब करूंगा, राइट, इसको किसी क्लॉथ से रब करूंगा। अगर मैंने इसको रफ किया और वो क्लॉथ जो है वो ऐसा क्लॉथ है कि जिसके रब करने से इधर हीट प्रोड्यूस हुई, क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। क्योंकि आप रब जब करते हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, हाथ भी गर्म हो जाते हैं। अब वो हीट किसको मिलेगी, तो ये हीट ये इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। क्लियर है क्या। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलेगी, ये ऑलरेडी फ्री है। तुम बोलोगे सर ये फ्री हो जाएंगे, अरे मेटल के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, फ्री है। देखो हीट जो है दो काम करती है, उसमें से एक काम मैंने तुम्हें बता दिया। हीट इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बोलो, फ्री, अपने ऑर्बिट से फ्री कर देती है। बट मेटल में वो चक्कर ही नहीं, मेटल में ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। किसके हीट के कारण, सराउंडिंग के हीट के कारण, राइट। सराउंडिंग के हीट के कारण मेटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है। आप अभी आपने एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करी है, ऐसे रब करके। तो इन इलेक्ट्रॉन को अभी आपने क्या दिया, एक्स्ट्रा हीट दिया। तो अब इन इलेक्ट्रॉन के पास और हीट आया, राइट। वो इतना हीट लेके ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, तो अब वो सब्सटेंस के बाहर ही जंप करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सब्सटेंस के बाहर क्या करेंगे, जंप। दिमाग में जा रहा है क्या, वापस इलेक्ट्रॉन को हीट दो, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है तो वो क्या हो जाएगा, फ्री। और अगर वो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री है तो उसको अगर आपने और एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, सब्सटेंस के बाहर। इलेक्ट्रॉन अगर सब्सटेंस के बाहर आया तो अब मुझे बताओ अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, राइट। तो अंदर अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हुई, एनर्जी बोल रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, -2e। और 3 प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, +3। तो +3 -2e कितना हो जाएगा, +e। इस तरीके से जो ग्लास मतलब ये जो रॉड है उसके पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +e। क्या मैथ्स काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग में नहीं जा रहा है। पहले अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे मैंने, 3। कितने प्रोटॉन लिए थे, 3, क्योंकि होते ही नेचुरली इक्वल है। बराबर है, वो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, नेचुरली इक्वल ही होते। ओके, अच्छा। अब मैंने क्या किया, इसको रब किया, रब करने से क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। हीट मिली किसी इलेक्ट्रॉन को, राइट। वो इलेक्ट्रॉन को जैसे हीट मिलेगी, ऑलरेडी फ्री है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा, सब्सटेंस से बाहर आ जाएगा। सब्सटेंस से बाहर आएगा तो फिर टोटल चार्ज अंदर कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते। तो अंदर ऑलरेडी 3 प्रोटॉन है, इसलिए अंदर का चार्ज +3 प्रोटॉन के कारण, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और रब करोगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे, बट फिलहाल आए नहीं है, 2 तो बचे, तो -2e। तो टोटल करोगे तो कितना चार्ज आएगा, +e। तो जो चार्ज पहले सब्सटेंस के पास 0 था, राइट, क्योंकि 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज को कैंसल आउट कर रहे थे। अभी 3 प्रोटॉन तो है बट इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो टोटल चार्ज क्या नहीं है, 0 नहीं है।
अब मैं उस ग्लास रॉड को अगर दोबारा ड्रॉ करूंगा तो मैं इधर एक ही चार्ज दिखाऊंगा प्लस ई। कितना चार्ज दिखाऊंगा बोलो? प्लस ई। तुम बोलोगे बाकी के कहाँ गए? अरे बाकी के छोड़ दो, अभी आपका टोटल चार्ज जीरो है क्या? यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो है क्या? नहीं है। कितना चार्ज है? प्लस ई। तो उतना ही दिखाओ ना यार, प्लस ई। इस इस ग्लास रॉड पे या इस मेटल रॉड पे, क्लियर है क्या? तुम बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो बाहर आया इलेक्ट्रॉन, उसका क्या हुआ? अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो किसी ना किसी सब्सटेंस के पास जाएगा ही, राइट? तो उसके क्लोजेस्ट कौन है? मोस्टली वो कपड़ा ही है जो क्लोजेस्ट है उसके। तो सपोज वो उस कपड़े को गया वो चार्ज, राइट? तो फिर उस चार्ज वो जो कपड़ा है वो भी तो एक मैटर है, राइट? तो उसके पास अगर उस कपड़े के पास मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन या 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बोला तो 5 प्रोटॉन भी होंगे। 5 प्रोटॉन का चार्ज +5e और 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -5e, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। बट फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इधर चला गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कपड़े के अंदर चला गया। तो फिर मुझे बताओ इस कपड़े के पास टोटल चार्ज कितना आया? तो 5 प्रोटॉन थे, बराबर है। बट इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हुए? 6, क्योंकि 5 उसके खुद के और एक जो रब करने के कारण उसको मिला। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए -6c। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? -c। तो इसका मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उधर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव, राइट? सो चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस से निकलता है दैट सब्सटेंस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस के अंदर जाता है दैट सब्सटेंस एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से सब्सटेंसेस क्या एक्वायर करते हैं? चार्ज एक्वायर करते हैं, राइट? तो चार्ज को एक्वायर करने के लिए किसका मूवमेंट जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का। तुम में से कोई बोलेगा व्हाई नॉट प्रोटॉन? प्रोटॉन भी तो जा सकता है। मैं बोलूंगा नहीं जा सकता, दिक्कत है उसके जाने में। तुम बोलो क्या दिक्कत है? तो जो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और प्रोटॉन को कौन पकड़ के रखता है? तो प्रोटॉन को दूसरा न्यूट्रॉन पकड़ के रख रहा है, या प्रोटॉन को दूसरा प्रोटॉन पकड़ के रख रहा है। तुम्हें पता है क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक हमारे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है? ये तुम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4 पढ़ते तो तुम्हें समझ में आता। अब तुम्हारे भिखारी कॉलेज है, वो कभी भी कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं और हमें भी वही करवाते हैं, तो फिर ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ते तो आपको पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, ठीक है? वो फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स के कारण वो प्रोटॉन बाहर आ ही नहीं सकता, राइट? बट इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो सकता है और प्रोटॉन इजीली फ्री नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई यू विल नेवर रीड इन अ बुक कि भाई हमने हीट दी, रब किया और प्रोटॉन बाहर आया। आप ऐसा कभी नहीं सुनोगे। बट आप ये जरूर सुनोगे कि सब्सटेंस को हीट किया या रब किया और सब्सटेंस से बाहर कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इतनी एनर्जी हमारे सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? वापस, तो इतना सब डिस्कशन से मुझे क्या समझाना था? तो इतना सब डिस्कशन से मुझे इतना ही समझाना था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी दे माइट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मतलब वन सब्सटेंस टू दी अनदर सब्सटेंस। जिसमें से वो निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें जो वो जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है क्या? सो मैं इधर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आफ्टर free electrons after gaining enough energy, ठीक है? बहुत स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर गेनिंग इनफ एनर्जी। इनफ मतलब जितनी रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं कि थोड़ा दिया और भिखारी जैसा बाहर आ गया, राइट? उसको एक एनर्जी चाहिए होती, पर्टिकुलर एनर्जी। अगर तुम मुझे पूछोगे एग्जैक्टली कितनी चाहिए होती है, तो वो तुम लोग 12th में कैलकुलेट करोगे। उस एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है? वर्क फंक्शन। बट 11 में ये कुछ नहीं है, ठीक है? आप बस इनफ ये वर्ड यूज करो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर गेनिंग इनफ एनर्जी माइट moves from one substance to another substance। substance बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, might move from one object to the another object। ठीक है? आगे, the object which lose electron acquires positive charge।
ठीक है, एंड द सब्सटेंस बोलने से अच्छा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट who gains electron acquire negative charge. ठीक है, तो अगर इसके बाद इन फ्यूचर अगर मैं तुम्हें दो सब्सटेंस दिखा दूं और मैं तुम्हें बोल दूं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास दूसरे के पास निगेटिव चार्ज है, तो उसका स्टोरी तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए, राइट। स्टोरी ये रहेगा कि इसमें से क्या बाहर निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इसको मिले होंगे, समझे कि नहीं। सो दैट इज वाई ऑब्जेक्ट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, तो चार्ज एक्वायर करने का कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो है इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ओके। ध्यान दो अब यहाँ पे, तो सपोज हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव रॉड, अच्छा सपोज हमारे पास एक एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है हमारे पास। अब तुम्हें पता है किसी भी सब्सटेंस में नेचुरली टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है बोलो, बिकॉज उसके अंदर जितने जितने प्रोटॉन्स है, ओके। सो केस वन सपोज इसके अंदर टोटल चार्ज इसका कितना रहेगा, जीरो। रीजन बीइंग, इसके अंदर सपोज इसके अंदर मैंने कुछ प्रोटॉन्स दिखा दिए, जैसे मैंने 4 प्रोटॉन्स दिखा दिए, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, ठीक है। सो इसीलिए टोटल चार्ज कितना रहेगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल +4e -4e टोटल चार्ज इज जीरो, ओके। नाउ इन नेक्स्ट केस मैंने क्या किया, सपोज सेम सब्सटेंस, ऑफकोर्स सेम ऑब्जेक्ट, ओके, एवरीथिंग सेम, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है। अब इस सब्सटेंस के नजदीक क्लोजर एक रॉड लेके आए हम लोग, राइट, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। अब ये मत बोलना कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हमें कहां से मिला, तो बहुत सिंपल है, हमने कोई एक रॉड लिया और हमने उसको किसी एक अच्छे क्लोथ के साथ हमने क्या किया, रब किया, ऐसा क्लोथ जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। अब उस हीट के कारण इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिली और फ्री इलेक्ट्रॉन उस रॉड से निकल के दूसरे क्लोथ में चले गए, क्लियर है कि नहीं। और रॉड के पास कौन सा चार्ज रह गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो हम लोग इस सब्सटेंस के नजदीक लेके आए, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। क्या होगा, तो अब मुझे बताओ इस सब्सटेंस के अंदर कौन है, तो इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तुम बोलोगे न्यूट्रॉन के बारे में आप डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हो, करे क्यों, उनके पास चार्ज ही नहीं है, तो इस चैप्टर में उनका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर चार्जेस के बारे में। सो उनको छोड़ दो। तो अब मुझे बताओ, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड मैं इस सब्सटेंस के क्लोजर लेके आऊंगा, तो इधर आंदो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सपोज मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो प्रोटॉन्स है उस रॉड से जितने दूर जा सकते हैं दूर जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है जितने उसके नजदीक आ सकते हैं आ जाएंगे, राइट। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट में मतलब क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज रॉड, क्लोजर टू द, जितने भी निगेटिव चार्जेस है वो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के क्लोजर शिफ्ट हो जाएंगे, और जितने भी अंदर प्रोटॉन्स है ना, पॉजिटिव चार्जेस है, वो यहां से दूर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों दूर शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, और निगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो देयरफॉर निगेटिव चार्जेस क्लोजर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, तुम में से कोई बोल सकता है कि सर एक ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन सीधा इससे निकल के बाहर आ जाएंगे। वो करने के लिए ना इस ग्लास रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वो चार्ज उसने निकल के लाया बाहर, राइट। अगर इस पॉजिटिव, ये रॉड का चार्ज एक्सट्रीमली लार्जली पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है,
तो उस केस में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के कारण वो किसको बाहर खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन को, बराबर है। बट अगर इसका चार्ज ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल चार्ज है इसका, राइट, मीडियम चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट इलेक्ट्रॉन अभी भी किसके पास रहेंगे, सब्सटेंस के पास, बराबर है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे, सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे, और वो प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा दूर कहां जा सकते हैं, सरफेस पे जा सकते हैं, राइट, इतना हो सकता है। बट ये ना इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना प्रोटॉन बाहर जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस सब्सटेंस का टोटल चार्ज कितना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सब्सटेंस, तो टेल मी व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सब्सटेंस, इसका टोटल चार्ज कितना है, बोलो अभी। हाँ, जीरो है, सही है, क्यों, क्योंकि अभी भी सब्सटेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, और अभी भी इधर कितने प्रोटॉन है, तो अभी भी तुम्हारा टोटल चार्ज कितना आएगा, जीरो, नहीं समझा। तो तुम बोलोगे हुआ क्या है, फिर हुआ इतना ही कि चार्जेस क्या हो चुके, सेपरेट हो चुके, राइट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस में चार्जेस बाहर आते हैं क्या, नहीं, चार्जेस सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, बस सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम लोगों ने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड उस सब्सटेंस के पास लेके आए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के रॉड के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुए, क्लोजर टू द रॉड शिफ्ट हुए, और जितने भी प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज है वो अवे फ्रॉम रॉड शिफ्ट हुए, राइट। यहाँ पे बस सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है, एंड दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस में चार्जेस सब्सटेंस से निकल के दूसरे सब्सटेंस में जाते हैं क्या, नहीं, बस तुम्हारे कंडक्टर के एक साइड से कहां जाते हैं, दूसरे साइड, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ मूव होते हैं। जैसे निगेटिव ये जो इधर नीचे था तो उधर ऊपर चला गया, पॉजिटिव इधर ऊपर था तो वो नीचे आ गया, बस चार्जेस शिफ्ट हो रहे, वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मूव नहीं हो रहे। सो दिस इज जस्ट मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, राइट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज इंडक्शन ऑफ चार्जेस, राइट। और चार्ज अगर सीधा बाहर आ जाता तो फिर उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते, क्या बोलते, बिकॉज उस केस में तो चार्ज निकल के बाहर आ रहा है ना, तो चार्ज मूव हो रहा है मतलब निकल के बाहर आ रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी, बराबर। बट यहाँ पे चार्जेस का बस सेपरेशन हो रहा है, नेट चार्ज अभी भी कितना है, बोलो, जीरो है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। बट जब एग्जाम में इंडक्शन पूछा जाएगा तो आपको स्टेटमेंट देना है, ना कि आपको ये सब लाइक तुम बोलोगे खाली डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे तो टीचर्स मार्क देंगे, ऐसा नहीं हो, आपको वहां पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, राइट। स्टेटमेंट में क्या दोगे आप लोग, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज बॉट नियर अ सब्सटेंस हैविंग जीरो चार्ज, हैविंग ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ऑल द नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट क्लोजर, शिफ्ट अ साइड क्लोजर टू द रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड के क्लोजर साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल शिफ्ट टू दी, बोलो, अदर साइड और फर्दर साइड, मतलब जो 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 आपकी जो दूर वाली साइड है वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडक्शन ऑफ चार्जेस, राइट। तो नोट डाउन करो आप लोग यहाँ, और एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम में आ जाएगा। इफ अनचार्ज बॉडी मतलब ये स्पेयर, स्पेयर जो है, अरे इधर देखो, ये स्पेयर क्या था, अनचार्ज था ना। तो तुम दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो रॉड हमने स्पेयर के पास लेके आए, या फिर स्पेयर को रॉड के पास लेके आए, दोनों पॉसिबल है ना। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इफ अनचार्ज बॉडी इज बॉट नियरर टू चार्ज बॉडी,
स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो, इफ अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियरर टू चार्ज बॉडी, मतलब ये जो तुम्हारा स्पेरिकल कंडक्टर था, हम लोग उसको लेके आए इस रॉड के पास, ठीक है। देन द नियरर साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी, मतलब इस पेयर का नियरर साइड, कौन सा नियरर साइड, जो इस रॉड के पास है, रॉड के नजदीक है, तो नियरर साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी डेवलप्स ऑपोजिट चार्ज, राइट। तो तुम देखो ना, इस स्पेयर के पास कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन से साइड पे आया बोलो, नियरर साइड पे। तुम्हें दिमाग में जा रहा है क्या? हाँ, इधर ध्यान दो गधो, बस देखते रहते हो, कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे बताओ, ये एक स्पेयर है जो पहले मान लो यहाँ था, लेट्स से यहाँ था, राइट। इसका टोटल चार्ज कितना था, 0। तो हमने जैसे ही उसको यहाँ लेके आए, इमेजिन करो कि पहले वो ऐसा था, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस मिक्स थे, अरे है नहीं, किसी ने कोई साइड ली नहीं थी। पर जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी को मैं चार्ज बॉडी के नजदीक लाऊंगा, बराबर है, तो जो क्लोजर साइड है, क्लोजर साइड, वो कौन सा चार्ज डेवलप कर लेती है, अपोजिट, क्योंकि इधर पॉजिटिव तो इधर क्या आएगा, और ये खुद निगेटिव होता तो ये क्या आता, तो फिर क्लोजर साइड या नियरर साइड डेवलप्स अपोजिट चार्ज, कौन सा चार्ज, और जो दूर वाला साइड है, फार साइड है, डेवलप्स सिमिलर चार्ज। ये देखो ना, इन दोनों का चार्ज सिमिलर है, तो नियरर साइड डेवलप्स एंड फार साइड डेवलप्स, वही तो लिखा है, फार साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी डेवलप्स सिमिलर चार्ज एज दैट ऑफ चार्ज बॉडी। तो फार साइड का चार्ज वही होता है जो चार्ज बॉडी जितना ऐसा हो, तो ये वाला चार्ज, फार साइड वाला चार्ज सिमिलर होता है और नियरर वाला साइड ऑपोजिट होता है। इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो, ये स्टेटमेंट दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। हो गया, हुआ। अच्छा, अगर मैंने, इधर आन दो, अगर मैं इस ये जो चार्ज बॉडी है, राइट, अगर इस चार्ज बॉडी को यहां से मैं दूर लेके जाता हूं, बराबर है, तो वापस ये से हो जाएगा, नहीं समझा, और इसको अगर इसके नजदीक लाया, राइट, तो ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, ये बिल्कुल आप ऐसे ही ट्रीट कर सकते हो जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ओके। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या लिखते हो कि सिस्टम में ना एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस उस एनर्जी का टाइप जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। तो बिल्कुल चार्ज का भी वैसा ही है, चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज बस एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी को दिया जा सकता है। बट अगर टोटल चार्ज सिस्टम का लोगे तो भी कितना मिलेगा, 0। तो इधर आने 2 मिनट के लिए, ये स्टेटमेंट को समझो, बाद में लिखते बैठो, जिंदगी भर यही काम करना है। इधर आने दो, सपोज मान लो एक, ये नेट चार्ज 0 है इसका, इसका भी नेट चार्ज 0 है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि नेट चार्ज 0 इसलिए क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, फिर वो बना किससे, अरे कोई भी ऑब्जेक्ट बनता किससे,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या नहीं है इसके अंदर? है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेहनत करके एनर्जी प्रोवाइड करके इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या निकाल लिया? बाहर। तो फिर जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा तो इसके पास प्लस ई चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? तो पता है ना इसके पीछे का स्टोरी। स्टोरी 50 बार बोल बोल के थक गया हूं। मान लो इसके अंदर 5 प्रोटॉन थे, तो 5 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 5, और मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहर निकालने के पहले, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। बट अभी मैंने 5 प्रोटॉन को कुछ नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ? -4e। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? प्लस ई। तो इसके पास कितना चार्ज डेवलप हुआ? प्लस ई। अब वो इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने इसको दे दिया, तो इसके पास चार्ज कितना होगा? -e। तो पता है क्यों? क्योंकि मान लो इसके बारे में बात कर लेते, मान लो तो ये इलेक्ट्रॉन आने के पहले मान लो इसके अंदर 3 प्रोटॉन थे। कितने प्रोटॉन थे? 3। तो आपको पता है जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, तो फिर +3 -3 टोटल चार्ज कितना होगा? बट आपने क्या किया, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के दे दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? -4e। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, तो 4 में से 3 चले गए तो कितना हुआ? -e। जितना प्रोटॉन सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकालोगे उतना प्लस में चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन उसको दोगे उतना नेगेटिव में चार्ज वहां पे डेवलप हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालू तो फिर इधर कितना चार्ज आ जाएगा? +3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आएगा? +3। और इसको 3 इलेक्ट्रॉन दो तो कितना चार्ज आएगा? -3। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? अब आगे सुनना। अब मैं चाहता हूं कि आप टोटल चार्ज बताओ कितना है। टोटल चार्ज, टोटल 0 ही है। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज कितना है और इसका चार्ज, तो टोटल कितना होगा? तो सिस्टम का चार्ज हमेशा 0 ही रहता है। आप बस सिस्टम के एक पार्ट में से चार्ज निकाल के दूसरे पार्ट को दे सकते हो, बट सिस्टम के पास कभी भी नेट चार्ज आता। तुम बोलोगे एक काम करो ना, इसके बारे में बात ही मत करो, इसके बारे में बात करो। देखो इसके पास चार्ज आ गया +3, एग्रीड। बट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिस जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, या चार्ज के ट्रांसफर में जितनी भी बॉडीज इन्वॉल्व है उनको क्या बोलते हैं? बोलो सिस्टम। तो सिस्टम में ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, आप किसी एक को नहीं ले सकते हो। तो फिर टोटल चार्ज कितना आया? 0 ही आया। तो ये स्टेटमेंट अभी समझा क्या लिखा है यहाँ पे? चार्ज कैन नाइदर बी created or destroyed inside it can be transferred from one part of system to the right, so that total charge of system remains 0। तुम्हारे टीचर ज्यादा सिस्टम को वर्ड हटा के कंडक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कंडक्टर। कि कंडक्टर में चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस चार्ज कंडक्टर के एक साइड से दूसरे साइड मूव किया जा सकता है। ठीक है, बस ये बोल सकते हो लोग। बट ये स्टेटमेंट समझा क्या? बट सिस्टम ये वर्ड ज्यादा बेटर है जान द कंडक्टर। समझ में आया है कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो भी जितना लिख के होता है उतना लिखो, बाकी बचे हुए कुछ वो छोड़ दो, लाइंस छोड़ दो, बाद में कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है? ओके, ध्यान देते रहना अभी आप। तो वो है पहला प्रॉपर्टी जो है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब एडिटिव का मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब होता है ऐड कर पाना। तो आप चार्जेस को ऐड कर सकते हो, जैसे आप मासेस को ऐड कर सकते हो। अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि यहाँ पे एक 2 ग्राम का पार्टिकल है, यहाँ पे एक 3 ग्राम का पार्टिकल है, यहाँ पे एक 5 ग्राम मास का पार्टिकल है, मतलब इसका मास 2 ग्राम है, इसका मास 3 ग्राम है, इसका मास 5 ग्राम है। तो टोटल मास कितना है मैं अगर पूछूं तो आप 2 + 3 5 + 5 कितना बोलोगे? 10 ग्राम। तो जैसे टोटल मास निकालने के लिए आप लोग मास ऐड करते हो, वैसे टोटल चार्ज निकालने के लिए भी आप क्या करते हो? चार्ज को ऐड करते हो, राइट। सो देयरफॉर जैसे मास ऐड होता है वैसे चार्ज भी क्या होता है? ऐड होता है, राइट। तो मैं इधर लिख रहा हूं
टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो बस आप उस अंदर के जितने भी चार्जेस है उन चार्जेस का क्या ले लो, बोलो अलजेब्रिक सम, मतलब ऐड करो उसको, एक एक करके ऐड करो। अलजेब्रिक सम लेना मतलब एक एक करके ऐड करना, इंडिविजुअली ऐड करना, क्योंकि चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है ना, तो चार्ज अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है तो उसको इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तुमको समझता है क्या इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना मतलब? जैसे आप वाटरमेलन काटते हो और उसके अंदर सीड्स होती है, तो वो पल्प जैसी कंटिन्यूअस नहीं होती है ना, अरे आया ना, वो ऐसा इंडिविजुअल होता है। तो इंडिविजुअल जो है वो आप लोग अल्जेब्रिक सम से ऐड कर सकते हो, बट पल्प जो है वो अल्जेब्रिक सम से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, कंटिन्यूअस, उसके लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। नहीं समझा? अबे गधे बोलो ना, है ना, वाटरमेलन के अंदर रेड पल्प है ना, तो अगर उस रेड पल्प को ऐड करना है, उसका मास ऐड करना है, तो यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन, बिकॉज वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस एडिशन लेना है, किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा एक एक करके ऐड नहीं होता वो, तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स में हम लोग को इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। और जो ऐसा सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करता है जिसको ऐसा एक एक करके निकाल सकते हैं ऐसे, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बोलो अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम मतलब ऐसे ओरली कैलकुलेट करना। ठीक है, लिखा आपने ये? ओके, आगे। ठीक है, ये रहने दो। while taking algebraic sum, ठीक है, ऑफ चार्जेस, चार्जेस का ये वर्ड डाल देना। while taking algebraic sum of charges, sign of charges should be taken in account, मतलब चार्जेस का साइन आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अनलाइक दैट ऑफ मास विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चार्जेस में क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास का ऐसा चक्कर नहीं, मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मास को ऐड करते टाइम हम लोग देखते नहीं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, पॉजिटिव लेके ही ऐड करते हैं। बट चार्ज को ऐड करते टाइम कंसिडर करो कि कौन पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लो। इसी कारण टोटल चार्ज ऑफ सब्सटेंस, मैंने सिस्टम नहीं लिखा है, सब्सटेंस लिखा है, अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। टोटल चार्ज ऑफ सब्सटेंस कैन बी पॉजिटिव, है ना, जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स है तो उसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज नेगेटिव रहेगा, और जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो सब्सटेंस का चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट सब्सटेंस का मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज मास में ऐसा प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, राइट। सो तुम बोलोगे फिर मास के साथ कंपेयर कर ही क्यों रहे, वो एडिशन दिखाने के लिए, जैसे मास निकालने के लिए ऐड करते हैं, वैसे चार्ज निकालने के लिए भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बट फर्क इतना ही है कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है और चार्ज के पास साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर सब्सटेंस के चार्जेस को अगर ऐड करोगे तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, टोटल टोटल आंसर नेगेटिव भी आ सकता है और टोटल आंसर जीरो भी आ सकता है। बट मास का ऐसा नहीं, ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, राइट। मास ऐड करके कभी निगेटिव आया है क्या, सोचो ना। तुम्हारा घर का पापा का मम्मी का मास निगेटिव है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, किसी का मास कभी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी
नेगेटिव, और चार्ज कैन बी जीरो आल्सो। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है कि नहीं। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज समझ में आया कि नहीं आया? बाउंसर है क्या? लिखना क्या है, समझ में आया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तुम्हारे कॉलेज वाले का फेवरेट क्वेश्चन है, बट पता चला ये उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली और फिर डाला ही नहीं। बताओ मत इसे। सो ये तुम्हारे कॉलेज का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सपोज तुमको, तुम्हारे पास एक, मैंने तुम्हारे पास एक सब्सटेंस दिया और मैं तुमसे बोलूं कि उसमें से 0.1 ग्राम मास अलग कर दो। कितना ग्राम मास अलग कर दो? 1 ग्राम। पॉसिबल है कि नहीं? अभी तुम सोचोगे मैंने तो कभी नहीं किया सर। अबे तुमने नहीं किया होगा भाई, कोई और तो कर सकता है ना? तुम्हारे में दिमाग नहीं है ना, तुम्हारे पास एपरेटस नहीं है, मीन्स नहीं है, जिसके पास है वो तो करेगा ना, है ना? अगर तुमको मान लो 10.1 ग्राम इतना मास अलग करके चाहिए, पॉसिबल है कि नहीं है? क्या नहीं बोल रहे हो? मम्मी, मम्मी ज्वेलरी बनाती है कि नहीं? हाँ, तो मम्मी को पूछो, है कि नहीं? वो सोनार करता है अलग, है ना? सो 10.3 ग्राम, 10.4 ग्राम, तुम चाहो उतना मास वो अलग कर सकते। सो मास जो है जिस क्वांटिटी में सेपरेट चाहिए, उस उतने अमाउंट में मास अलग से कर लिया जा सकता। अगर कोई बोलेगा मुझे 10.125 ग्राम चाहिए, यू कैन डू इट पॉसिबली। ठीक है, पॉसिबल है वो, बट चार्ज का ऐसा नहीं है। ठीक है, चार्ज को आप इस अपने मर्जी के अकॉर्डिंग अलग नहीं कर सकते। तुम अगर बोलोगे मुझे 0.1 कूलम चार्ज चाहिए, राइट, नहीं हो पॉसिबल है। तुम बोलोगे क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि चार्ज जो है ना वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इंडिविजुअली गलत वर्ड है, चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज किसी के पास होता है। चार्ज मतलब अगर चार्ज को निकालना है तो किसी को निकालना पड़ेगा, राइट? कौन है वो? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अरे क्या सोच रहे हो? चार्ज निकालना है मतलब क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। अगर तुमको मान लो तुमने एक, क्योंकि तुम आधा इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकाल सकते। अरे आया ना, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते, राइट? अगर आप बाहर निकाल सकते हो तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। 3.5 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फर्दर डिविजिबल नहीं है। नहीं समझा? हमारे सिलेबस में या हमारे अब तक जितना हमारा साइंस आगे बढ़ा है वहां तक हमें ये पता है कि जो लोवेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है मैटर का, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? चार्ज ही नहीं है। चार्ज निकालना है तो आइदर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या प्रोटॉन को, बट प्रोटॉन को निकालने जाएंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। वो बुलडॉग जैसा है कि बुलडॉग के मुंह से कुछ निकाल के ला। क्यों? तुम बोलोगे ऐसा एनालॉजी क्यों दे रहे हो? अभी अभी तो समझाया है कि न्यूक्लियस में कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, उसके कारण न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। नहीं समझा? सो आप उससे पंगा नहीं ले सकते। तो आप खाली क्या बाहर निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे ना तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकलेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकलेगा। आधा इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलने वाला, 1/4, 3/4, हाफ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। तो फिर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता तो आप कितना चार्ज बाहर निकाल सकते हो? तो आप ई चार्ज बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बोलो? ई। ई ना, व्हाट इज ई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे हाँ या ना? तुम बोलोगे सर निगेटिव ना इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, तू समझ ना, वैल्यू में बता रहा हूं ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला मतलब कितना चार्ज बाहर निकाला? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बाहर निकाला। समझ में आ रहा है? अब मुझे 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बाहर निकालना है सपोज, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मतलब इसका आधा।
उसके लिए मुझे आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, मतलब आप इतना चार्ज बाहर निकाल सकते हो, या फिर आप दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? 2e, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डबल। या फिर आप कितना चार्ज बाहर निकाल सकते हो? 3। अरे आया नहीं। तो इसी इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज का आप लोग निकाल सकते हो। नहीं समझा? व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीजर्स, है ना? 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, इसी इसी अमाउंट में चार्ज निकाला या दिया जा सकता है। क्लियर है क्या? आप अगर मुझे बोलोगे कि सर हाफ ई चार्ज निकालो, 1/4 ऑफ ई चार्ज निकालो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो अब मुझे बताओ कितना चार्ज बाहर निकाल सकते हैं? ये फिक्स है, सॉरी, ये हमारे अकॉर्डिंग पॉसिबल है क्या कि जितना हमें चाहिए उतना चार्ज बाहर निकाल लिया? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। आप लोग चार्ज बस मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही बाहर निकाल सकते हो। तुम्हें दिमाग में नहीं गया, राइट? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि E/2 E/3 चार्ज बाहर निकालो, इज इट पॉसिबल? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5e चार्ज बाहर निकालो, ये पॉसिबल है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10e चार्ज बाहर निकालो, इट इज पॉसिबल? माइनस प्लस, हाँ, माइनस या प्लस, दैट इज पॉसिबल, माइनस प्लस दोनों, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5e/2 इतना चार्ज बाहर निकालो, इज इट पॉसिबल? नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 9e इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9e चार्ज निकालो, पॉसिबल? हाँ। तो जब भी इधर साथ में इंटीजर, ये कोई इंटीजर आ रहा है, तो वो क्या है? पॉसिबल है। और जब भी साथ में इंटीजर नहीं आ रहा है, तो वो पॉसिबल। तो चार्ज बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के अमाउंट में ही निकाला जा सकता है या दिया जा सकता है, क्योंकि जो निकाला जा सकता है वही दिया जा सकता है। अरे आया नहीं? इसको क्या बोलते हैं बोलो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक फिक्स अमाउंट में ही निकाला जा सकता है या दिया जा सकता है, कितने भी अमाउंट में पॉसिबल नहीं है। मास का ऐसा कोई चक्कर है क्या? नहीं, मास तो आपकी मर्जी से कितना भी निकाला जा सकता है और कितना भी दिया जा सकता है, बट चार्ज का ऐसा नहीं है, क्योंकि चार्ज स्पेसिफिकली किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उनको ही निकालना पड़ेगा। आधा इलेक्ट्रॉन आधा प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई चार्ज कैन बी टेकन और गिवन इन द मल्टीपल, इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ओनली, इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, व्हाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन ई? बिकॉज ई उतना चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास, उनके पास चार्ज ई होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब कितना चार्ज निकालना? ई चार्ज निकालना। तो चार्ज ई के मल्टीपल में ही बाहर निकाला जा सकता है या ई के मल्टीपल में ही दिया जा सकता है, बट ई का कौन सा मल्टीपल? ये ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इसलिए इंटीग्रल वर्ड बोलना जरूरी है। सो चार्ज कैन बी टेकन और given in the integral multiple of E only, right? This phenomenon is called as, अरे हाँ या ना? बाउंसर गया, बस हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखो।
हाँ, इधर क्या लिखा है मैंने, देखो लास्ट में। ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो, समझे हो तो ये लिख सकते हो। लास्ट वाला पार्ट लिख देख लो। तो हमने कितना चार्ज दिया है या कितना चार्ज लिया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, वो एन, एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले या दिए, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो टोटल चार्ज कितना हुआ, -10 ई, है ना? नहीं समझा? ओके। और कोई गलती से प्रोटॉन बाहर निकाल के लाया, नहीं लाया, पॉसिबल है बट हाँ, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं ना हम लोग, तो न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन पता है ना, जिसमें न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। तो अगर किसी ने 10 प्रोटॉन बाहर निकाल लिए तो टोटल चार्ज कितना रहेगा, +10 ई, +10 ई, समझा? सो एन क्या होगा, एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलहाल तो हमारे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ई तो सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भिखारी जैसा ई मतलब इलेक्ट्रॉन मत बोलना। ई मतलब क्या, हाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये 1 पॉइंट, ये नंबर को ई बोलते, इस नंबर को क्या बोलते हैं, ई। और वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलना है तो -ई बोलोगे, और प्रोटॉन का चार्ज वो बोलना है तो +ई बोलोगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है ना, एक दो स्लाइड पहले मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिखाया कि चार्ज क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, सिस्टम के एक साइड से दूसरे साइड पे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट टोटल चार्ज हमेशा कितना होता है, 0। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सीखना है वो है कूलम्स लॉ, राइट? कूलम्स लॉ क्या है बेसिकली, तो कूलम्स लॉ आपको फोर्स देता है, क्या देता है, फोर्स, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस मतलब एक इंडिविजुअल चार्ज, राइट? इंडिविजुअल चार्ज, छोटा चार्ज, एक पॉइंट पे रख सकते इतना चार्ज, ठीक है। तुम अगर बोलोगे कि एक काम करो सर, ये एक पूरा बॉडी है, इस बॉडी के पास बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है जिसके पास भी बहुत सारा चार्ज है, अरे इतना चार्ज कैसे आएगा उसके पास, तो आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होंगे। तो ये एक पूरा बॉडी है जिसके पास काफी सारा चार्ज है, ये दूसरा बॉडी है जिसके पास चार्ज है, और अगर आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो कूलम का लॉ यूज करके, पॉसिबल नहीं है। कूलम का लॉ खाली तभी लगाया जा सकता है जब चार्ज छोटा हो, पॉइंट चार्ज हो, एक पॉइंट पे रखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, वो चार्ज मूव नहीं होना चाहिए, वो चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। तो ये सब लिमिटेशन है कूलम्स लॉ के। तो वापस से क्या देता है कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन, और वो भी कहां पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक से सुनना और ध्यान देना, ठीक है। सो सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, जिस पॉइंट ए जिसके ऊपर मैंने +Q चार्ज रख दिया, और ये दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने -Q चार्ज रख दिया, ठीक है। ये डिस्कशन तब भी पॉसिबल है कि जब मैंने +A चार्ज, पॉइंट ए पे +A चार्ज रखा और पॉइंट बी पे +Q चार्ज रखा। This discussion is also valid if I put negative -Q charge on point A and -Q charge in point B। अच्छा, दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल हो जरूरी नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो से कि ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल, क्योंकि कोई ये ना समझे कि सर ने दोनों निगेटिव लिए दोनों पॉजिटिव लिए, इससे कोई भी केस पॉसिबल, राइट? अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, पॉइंट जिसके ऊपर क्या रखा गया है, चार्ज।
अगेन ये क्या है, पॉइंट, उसको रखा गया चार्ज. नाउ दिस इज द लाइन which is line joining two charges. Again line joining two charges. Line joining two charges. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. नाउ वी नो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्जेस. तो हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो अब मुझे बताओ, ये माइनस Q2 इस Q1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो मैं बोलूंगा ये है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, क्योंकि 2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो ये हुआ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. सिमिलरली ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल. फिर ये पॉजिटिव Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा, मतलब इधर ढकेलेगा, राइट, इस तरीके से. तो ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. एंड सिमिलरली ये है, ये जो Q1 चार्ज है उसको Q2 रिपेल कर देगा, इस तरफ पुश कर देगा, भाई निकल इधर से, ऐसा बोलेगा, राइट. तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. क्लियर है कि नहीं. एंड द सेम लास्ट, बोलो, ये Q1 इस Q2 को रिपेल कर देगा. तो रिपेल करना मतलब दूर ढकेलना अपने से. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये 2 1 को रिपेल करेगा, तो ये हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. और अरे ये सारे केसेस इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो ये मत समझना कि लाइक ये कुछ लिंक्ड है करके. तो ऑल दिस केसेस आर इंडिविजुअल. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मतलब तुम्हें समझता है कि इंडिविजुअल मतलब मैं इसका और इसका फोर्स कंसिडर नहीं कर रहा हूं. मतलब मेरे लिए ये दोनों आप आपस में रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है, मतलब ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है. नहीं तो कोई सोचेगा सर इसका और इसका क्या होगा, अब जिंदगी भर यही गेम खेलेंगे क्या. कोई दो चार्जेस पकड़ो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, अब एक बात नोटिस करो, दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे या रिपल्शन का फोर्स लगा रहे, वो तो डिपेंड करता है चार्जेस का नेचर क्या है. क्लियर है, यहां तक क्लियर है. एक और बार नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो कि जो फोर्स लगता है वो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही लगता है, उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगता है. मतलब क्या, लेट्स से ये चार्ज प्लस Q1 है और ये प्लस चार्ज Q2 है, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि Q1 Q2 को इधर रिपेल करे और Q2 Q1 को इधर रिपेल करे. दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट. जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा वो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगेगा. तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है ना, तो फिर Q1 Q2 को इसी तरीके से रिपेल कर सकता है और Q2 Q1 को इसी तरीके से रिपेल कर सकता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो जो उनको लाइन ज्वाइन कर रही है, फोर्स भी उसी के अलोंग लगता है. गेटिंग, नहीं समझा. ओके, सो टेल मी नाउ, टू चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर और रिपल ईच अदर, राइट. यहां तक क्लियर है. और जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है वो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगता है. इतना क्लियर हो गया का है. अब वो फोर्स है कितना, एक्चुअल डिस्कशन हो फोर्स के वैल्यू के बारे में, राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स. तो ये तो बिल्कुल तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है, राइट. याद करो, सपोज हमारे पास दो मासेस है, ये पहला मास है, दूसरा मास है. ग्रेविटेशनल फोर्स खाली अट्रैक्शन का होता है, यू नो इट. मास 1 मास 2 को अट्रैक्ट करता है, मास 2 मास 1 को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. याद आ रहा है क्या, 10th स्टैंडर्ड. तो फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. अरे याद नहीं है क्या कि 10th भी पास नहीं हो, राइट. दो दो मास के बीच का जो फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट से कैसा है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, राइट. मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा. यही मीनिंग है ना. और डिस्टेंस कम किया तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. ओके. अच्छा, तो जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, राइट, उसी तरीके से दो चार्जेस के बीच का फोर्स भी काम करता है, सेम तरीके से काम करता है. तो अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना है, तो मैं बोलूंगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. दो चार्जेस कौन है, Q1 और Q2. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. ये दो चार्जेस जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से कैसे है, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नहीं समझ में आ रहा है. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स याद है कि नहीं है, बस वही लगा दो ना लॉजिक, राइट.
बोलो वापस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस ना, that force is between two charges. So force of attraction or between two charges is directly, न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, राइट? वापस बोलो, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। बस हो गया, क्या ही है इसमें, यही है कूलम्स लॉ, खत्म हो गया, दिमाग में गया है क्या? अब इधर आगे सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुन लो, मान लो मेरे पास एक चार्ज है 3 कूलम, एक चार्ज है 4 कूलम, तीसरा चार्ज है 12 कूलम या लेट्स से 5 कूलम, राइट? अब हमें पता है कि तीनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाले, जानबूझ के मैंने प्लस माइनस बोला नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कि अट्रैक्शन का फोर्स है कि रिपल्शन का फोर्स है, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है, हमें बस ये समझना है कि वो फोर्स किस केस में ज्यादा रहेगा, राइट? इमेजिन दैट ये डिस्टेंस तीनों के केस में सेम है, राइट? ये डिस्टेंस x है, ये भी x है, ये भी x है, सो टेल मी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 3 4 का कितना 12, तो इधर प्रोडक्ट आ रहा है 12, है ना? इधर प्रोडक्ट कितना आ रहा है बोलो, 4 बाई जा 20, और इधर प्रोडक्ट कितना आ रहा है 15। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में रहेगा, कि इन दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, वो भी नहीं समझा, क्लियर है क्या? सो वापस से, जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस के, हाँ, और एक चीज मुझे तुम्हें समझानी, सपोज मेरे पास एक चार्ज है 100 कूलम का, दूसरा चार्ज है 50 कूलम का, राइट? सपोज दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, एग्रीड? अब मुझे बताओ, ये 100 कूलम, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है सपोज, लेट्स, ठीक है? अब ये 100 कूलम इस 50 कूलम को क्या करने वाला है, रिपेल इस तरफ, और ये 50 कूलम भी इस 100 कूलम क्या करने वाला है, रिपेल, एग्रीड? बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, राइट? माय क्वेश्चन इज, कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा है, 100 कूलम का 50 कूलम पे फोर्स ज्यादा है कि 50 कूलम का 100 कूलम के ऊपर फोर्स ज्यादा है? 100 कूलम का कूलम पे फोर्स, वेरी गुड, ऑफिशियली 10th में फेल हुए थे। तो अब मुझे बताओ, ये अर्थ है, ये मून है, राइट? मून के पास मास है, अर्थ के पास मास है, कौन किसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एग्जर्ट करता है? अर्थ, किसके ऊपर? वेरी गुड, दोबारा कंफर्म हुआ कि पक्का फेल ही हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गधो, वो होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच का मास का प्रोडक्ट चाहिए। तुम बोलोगे दिमाग में नहीं जा रहा, क्या बोल रहे हो, समझाता हूं। सपोज अर्थ का मास 100 kg है और ये मून का मास 10 kg है, गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ लगा रहा है भाई, और मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में होता है बोलो, दो मास के बीच में। तो क्या मून के पास मास नहीं है क्या? तो है। क्या मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा क्या? तो लगाएगा। क्लियर है? कितना लगाएगा? तो आपको अगर याद होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ का या मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता था? पहला मास इंटू दूसरा मास। इधर पहला मास सपोज अर्थ, दूसरा मास कौन है यहाँ पे, मून, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? सोचो, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन है, मून और अर्थ, तो फिर जो मास लेंगे वो मून और अर्थ का ही लेंगे ना। बोलो, अर्थ का मास कितना बोला तुमने, 100, और मून का मास कितना बोला, 10। ये इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये दोनों के केस में सेम ही रहेगा। तो ये 100 है और ये 10 है, 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 G अपॉन डी स्क्वायर, इतना फोर्स आ गया। ये फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया, मून ने, किसके ऊपर? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अर्थ का फोर्स मून के ऊपर कितना है, तो तुम बोलोगे सर वही फॉर्मूला है, G M1 इंटू M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। M1 मतलब पहला मास, M2 मतलब, तो पहला मास 100 है, दूसरा मास कितना है 10, तो वापस से कितना आएगा 1000, और डिस्टेंस तो वही है D, अरे है नहीं? तो मून का फोर्स कितना है 100 G अपॉन डी स्क्वायर, और अर्थ का भी फोर्स कितना है, बोला 100 बोल रहा हूँ यार, 1000 G अपॉन डी स्क्वायर, और अर्थ का भी कितना है 1000 G अपॉन डी स्क्वायर। तुम बोलोगे अभी भी दिमाग में नहीं गया, आपको क्या बोलना है? बोलना मुझे ये है कि फोर्स किसी एक मास पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स दोनों के मास के
प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, फोर्स दोनों के मास के, ठीक। तो अभी अगर एक मास 100 केजी है और दूसरा मास 10 केजी है, तो फोर्स इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो इनका प्रोडक्ट कितना है बोलो, 10 और 100 कितना आएगा, 1000। और अगर 100 पहले लिया और 10 बाद में लिया तब भी कितना आएगा, प्रोडक्ट मास का प्रोडक्ट इसके लिए और इसके लिए सेम ही क्या अलग अलग है, इंडिविजुअल मासेस अलग है। ये मास 100 ये मास 10 है, बट फोर्स के फॉर्मूला में एक मास आता है कि दोनों का प्रोडक्ट आता है, हाँ करेक्ट। तो फिर इसको बोलोगे फोर्स कितना है तो वो मास का प्रोडक्ट लेगा, तो 100 इंटू 10 कितना आएगा, 1000। और इसको बोलोगे फोर्स कितना है तो वो भी क्या करेगा, मास का प्रोडक्ट लेगा, तो 100 इंटू 10 कितना आएगा, 1000। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एग्जर्ट करते क्या अनइक्वल फोर्स एग्जर्ट करते, हाँ करेक्ट। मुझे बताओ मेरे बॉडी के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, क्या सोच रहे हो गधो, जितना मेरा वेट है वो मेरे ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ऑफ बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, वेट ऑफ इज द करेक्ट। तो मेरा वेट मतलब मेरे ऊपर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है क्या, वो छोड़ो। बट बात इतनी सी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मेरे बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो अब मुझे बताओ अगर मेरे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास मास है। और ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में होता है जिनके पास क्या है, मास है। अगर मेरे पास मास है, अर्थ के पास मास है, तो अर्थ मेरे बॉडी के ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो अब मेरे पास भी क्या है, मास है, तो मैं भी अर्थ के ऊपर क्या एग्जर्ट करूंगा, तो मैं अर्थ के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, जितना मेरे पे एग्जर्ट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम लोगों को ऐसा कैसा सर अर्थ इतना बड़ा है तुम इतने छोटे हो, राइट। अरे इधर बड़े छोटे का गेम ही नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट मास का क्या लेना है, प्रोडक्ट। पहले मेरा मास लो और बाद में अर्थ का लो, या पहले अर्थ का लो और बाद में मेरा लो, प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मैं और अर्थ एक दूसरे के ऊपर इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तुम्हें दिमाग में जा रहा है कि नहीं, हाँ। तो तुम बोलोगे फिर इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर ज्यादा क्यों दिख रहा है, कि मतलब आप अर्थ के ऊपर चिपके हुए, तो आपके ऊपर इफेक्ट क्यों ज्यादा दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई मैं अर्थ के ऊपर चिपका नहीं हूँ, अर्थ मेरे पे चिपकी हुई है। नहीं हो सकता ऐसा, हाँ। अरे गधो तुम ये अर्थ है, रहे नहीं, तो तुम यहाँ खड़े हो, रहे नहीं, कोई इधर खड़ा है कि नहीं, अबे क्या गधे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम इधर खड़े हो कोई इधर खड़ा नहीं है क्या, लोग क्या अर्थ के अंदर रहते, गड्ढा खोद के रहते लोग, लोग कहाँ रहते, ऊपर नहीं रे सरफेस पे, किसके ऊपर रहते, तो कोई पर्सन इधर भी है और कोई पर्सन इधर भी है, समझे कि नहीं, राइट। सब क्या है ना, अर्थ बहुत बड़ा स्पेयर है, बहुत बड़ा स्पेयर हमेशा फ्लैट ही लगता है, बहुत बड़ा हमेशा फ्लैट लगता है, क्योंकि हम लोग उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी नजर दूर है, क्लियर है कि नहीं। तुम यहां से अमेरिका को देख पाओगे क्या, देख पाते तो आपको अर्थ स्फेरिकल दिखती है, समझ में आया कि नहीं। तो अर्थ इज अ वेरी बिग स्पेयर, बट बिग स्पेयर ऑलवेज लुक्स लाइक अ फ्लैट, ठीक है। तो अर्थ आपको फ्लैट लग रही है बट बाहर से देखो तो अर्थ स्फेरिकल है, कोई पर्सन इधर भी है कोई पर्सन इधर भी है। ये बोलेगा मैं अर्थ के साथ चिपका हुआ हूँ, तो ये बोलेगा अर्थ मेरे साथ चिपकी हुई है क्योंकि मेरे को तो ऊपर से अर्थ है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल, सो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थ अर्थ के साथ मैं चिपका हुआ है। तो बात ये है कि अर्थ और मैं आपस में अट्रैक्टेड है। तो फिर अगर आप ये बोलते हो कि मैं अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, तो अर्थ भी मेरे तरफ क्या है, अट्रैक्टेड है। सो बोथ अर्थ एंड माय बॉडी एक्सर्ट इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है क्या। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी एक मास की प्रॉपर्टी नहीं है। दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उनके प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बाई सेम लॉजिक दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो भी उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जब भी दोनों के बीच का फोर्स लेना हो तो आपको चार्जेस का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो 100 इंटू 50 लो, 100 इंटू 50 लो 5000 आएगा, या 50 इंटू 100 लो कितना आएगा, 5000 ही आएगा। मतलब जितना फोर्स 100 कूलम एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, 50 कूलम के ऊपर, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स 50 कूलम एग्जर्ट करता है किसके ऊपर। तो ये मत बोलना कि एक छोटा चार्ज है एक बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज कम फोर्स एक्सर्ट करता है और बड़ा चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, बिल्कुल नहीं, राइट। छोटा चार्ज हो बड़ा चार्ज हो फोर्स एग्जैक्टली सेम ही होगा। अरे आया नहीं,
हमारी ना फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती मालूम है क्या? वो आती वहां से, मेरा भाई मेरे से छोटा है, मैंने उसको जोर से मारा और उसने मेरे को धीरे से मारा, राइट? तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग वहां से आता है, बट सारा नेचर वैसे थोड़ी ना काम करता है, राइट? तुम्हारा जो मस्कुलर फोर्स है वो तुम्हारे मसल पे डिपेंड करता है, राइट? हाउ मच मसल्स यू हैव, राइट? तो तुम्हारे पास ज्यादा मसल है तो तुम ज्यादा फोर्स लगा सकते हो, राइट? एग्रीड? बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो कूलम का फोर्स है वो कोई मस्कुलर फोर्स नहीं है, वो प्रोडक्ट, और वो किसी एक सिंगल चार्ज पे डिपेंड भी नहीं करता, वो दो चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए छोटा चार्ज बड़ा चार्ज कुछ नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? इक्वल फोर्स। और यही चीज याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, मैंने समझा क्या? हाँ, तो आपस बोलो, दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या, एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ two charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance का इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का। दिमाग में गया? यही है तुम्हारा कूलम्स लॉ, मैं लिख रहा हूं यहाँ, और एग्जाम में आएगा। फोर्स ऑफ, कुछ बोलना है तो डाउट है तो बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges, between two charges is directly proportional to, directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between two charges, inversely proportional to square of distance between two charges, right? और इतनी सारी मतलब तीनों सिचुएशन एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये बीच वाला सिस्टम, ये वाला इनफ है, ठीक है? तुमको ड्रॉ करने दिखा दो, ठीक है? उसके बाद अब ये तो हुआ तुम्हारा स्टेटमेंट, ओके, कूलम ने क्या बोला वो, अब वो उसका मैथमेटिकल फॉर्म, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। प्रोपोर्शनली का साइन हटा तो एक के आएगा, कांस्टेंट, के नहीं बोलना चाहिए मुझे वहां पे, उसको बोलना चाहिए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समझे कि नहीं? और हर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम अलग अलग होता है, रहे नहीं? अरे जब घर में बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं? बच्चा हुआ बोलते हैं ना, अरे हाँ या नहीं? बट एक दो कुछ दिनों के बाद उसको नाम देते हैं ना, कि सबको बच्चा 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 बोलेंगे, तो वैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जो आता है वो क्या रहता है? प्रोपोर्शनलिटी, नहीं नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट बाद में उसका नाम भी देना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा ही हर कंसेप्ट में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है? तो फिर सबको ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलोगे तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बाद में जाके क्या देना है, बोलो, नाम देना है, ठीक है? तो इसका के का नाम हमने दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है? फिलहाल हुआ है तो बच्चा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, 10-12 दिन हो गए तो अब उसको नाम दे दो, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called as electrostatic constant whose value depends upon nature of medium exist between two charges। क्या है? के कौन है भाई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि बोला ना बच्चा हुआ है, और बाद में अभी उस आगे क्या देंगे, उस बच्चे का नाम, क्या नाम है उसका? राइट। अब जो बच्चा हुआ है वो बच्चा कैसा रहेगा, है कि नहीं? अरे आए नहीं?
तो उधर लिखा हुआ है whose वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, उस के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बोलो, नेचर ऑफ मीडियम एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस। जिन दो चार्ज के बीच का आप लोग फोर्स देख रहे हो वो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है या मीडियम नहीं है, ये देखो, और उसके बाद डिसाइड होती है के की वैल्यू कितनी है। ठीक है। अच्छा, ये मैं इतना सब क्यों लिख रहा हूं मैं, वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हटने के बाद जो बच्चा प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या होता है, जी, कैपिटल जी, याद है ना। बट ये ऐसा बच्चा है कि जिसकी वैल्यू सब जगह पे क्या है, सेम है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं ना उसको। तो हर प्लेनेट पे उसकी वैल्यू सेम है, सब जगह सेम है यूनिवर्स में। उसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 6.67 इंटू 10⁻11, राइट। तो ये ऐसा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, राइट, जिसकी वैल्यू सब जगह क्या है, सेम है। कौन सा भी मीडियम हो इसकी वैल्यू सेम ही है। बट कुलम्स लॉ में या कुलम्स फोर्स के केस में, जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये कुलम का फोर्स है। कुलम के फोर्स के केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू सब जगह फिक्स नहीं है। वो तो मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। अगर दो चार्जेस के बीच में एयर है तो के की वैल्यू अलग है। दो चार्जेस के बीच में वाटर है तो के की वैल्यू अलग है। दो चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है, स्पेस है, वैक्यूम है, बिल्कुल खाली है, तो अगेन के की वैल्यू अलग है। कितनी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, राइट। बट के की वैल्यू डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम एग्जिस्ट करता है, राइट, कौन सा मीडियम एग्जिस्ट करता है। और आगे और लिख लो यहाँ पे या कहीं पे साइड में लिख लो इसको कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इट्स कॉल्ड कूलम फोर्स, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद रखना। तो जब भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स देखोगे तो उसका नाम क्या रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि वो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं ना, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो दो चार्ज पे के बीच का है, बट वो कौन से दो चार्जेस, जो रेस्ट पे है। और या फिर कुलम फोर्स बोलो, क्योंकि वो फोर्स कितना है वो हमें किसने बताया, कुलम ने बताया, राइट। तो दोनों पॉपुलर नेम है। मतलब एग्जाम में कुलम फोर्स क्या है ये भी पूछ सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ये भी पूछ सकते हैं, दोनों एक ही है। समझे कि नहीं। बोलो हेड आउट, बाउंसर है ये। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये और दो लेक्चर में चैप्टर वहां तक खत्म हो जाएगा जहां तक तुम्हें चाहिए, राइट। कहां तक चाहिए तुम्हें, तो वहां तक मैं खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ऑप्टिक्स